7 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। आखिरी 2 चरणों में बिहार और यूपी में 46 सीटों पर चुनाव है, जिसमें पूर्वांचल की सीटें शामिल हैं। बीजेपी को इन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन हालात बदले हैं। एक और मोदी समेत उनकी पूरी पार्टी बूथ लूटने के आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बिहार और यूपी के क्षत्रप लालू और मुलायम भरोसे से भरे नजर आने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन इलाकों में मोदी लहर की अग्नि परीक्षा है? मैं ये बाप बेटे की सरकार को पूछना चाहता हूं, ये सामान्य मानवी को सुरक्षा दो, ये गुंडागिर्दी बंद करो। यूपी में घुसकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के मुखिया पर खूब जुबानी गोले दाग रहे हैं, लेकिन नेताजी को घायल नहीं कर पा रहे। 7 चरणों के चुनाव के बाद मुलायम सिंह का भरोसा बढ़ा हुआ, अंदाज बदला हुआ है और वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई भी बीच में ऐसी बाधा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कल्पना भी की जा सकती है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे जा रही है और है। उधर बिहार में लालू भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मोदी लहर के दावों को खारिज कर रहे हैं और अपने उसी पुराने करिश्मे के लौटने की मशक्कत कर रहे हैं। पहला चरण में 6 जगह जो चुनाव हुआ, 2 जगह कांग्रेस और 4 जगह आरजेडी। सभी जगह जो हमको रिपोर्ट है, भारी मतदान जनता ने एकजुट होकर कमल छाप के खिलाफ, तीर के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। अब सवाल ये कि क्या मुलायम और लालू को भरोसा हो चला है कि वो मोदी के रथ को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? यदि हाँ, तो कैसे? अपने करिश्मे की बदौलत या सोशल इंजीनियरिंग की मदद से या फिर किसी और रास्ते? उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों में पिछले दिनों से चुनाव हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश के मेरे प्रवास में कहा था, यहां रिगिंग होगा, यहां लूट होगी, इलेक्शन कमीशन अधिक ठोस लगाए। मैंने पश्चिम बंगाल में भी कहा था और मेरी जानकारी है, चुनी हुई जगहों पर इलेक्शन कमीशन विफल गया है। आखिर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और उनके सिपहसालार अमित शाह बार बार बूथ लूटने के आरोप क्यों लगा रहे हैं और आखिरी 2 चरणों के दौरान चुनाव आयोग से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को पूर्वांचल के हाथ से निकलने का खतरा नजर आने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को लगने लगा है कि मुलायम और लालू अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे? 24 तारीख और 30 तारीख के मतदान में कई जगह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई। अंतिम 2 चरणों में यूपी और बिहार की कुल 46 सीटों पर मतदान होना बाकी है, जिसमें पूर्वांचल की सीटें भी शामिल हैं। इन इलाकों में लालू और मुलायम की जमीन काफी मजबूत है। जरा यूपी की 33 सीटों के पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डाली। 2009 में इन 33 सीटों से कांग्रेस के खाते में कुल 10 सीट आई। उसके बाद बीएसपी ने कांग्रेस के बराबर 10 सीट लाकर मजबूत जनाधार का सबूत दिया। तीसरे नंबर पर 9 सीट हासिल करके समाजवादी पार्टी रही और बीजेपी महज 4 सीट ही हासिल कर पाई। अब जरा आखिरी 2 चरणों में बिहार की 13 सीटों पर पिछले चुनाव के नतीजे देखिए। 13 सीट में से जेडीयू ने 6 सीट पर सधा हुआ तीर मारा, 3-3 सीट पर लालटेन जली और कमल खिला। बाकी की 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। जाहिर है पिछली बार पूर्वांचल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, लिहाजा इस बार पार्टी ने इस इलाके में कड़ी मशक्कत की और खास रणनीति तैयार की। बीजेपी ने पार्टी के सबसे बड़े चेहरे यानी नरेंद्र मोदी को वाराणसी से खड़ा किया, लेकिन सियासी खेल के माहिर मुलायम ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला और वाराणसी के बगल की सीट आजमगढ़ से खड़े हो गए। उधर लालू ने भी उत्तर बिहार में मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। आज तक ब्यूरो। पिछली बार जब 2009 में यानी जब इन्हीं 64 सीटों पर चुनाव हुआ था तो उनमें से बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई थी। इस दफा एक बड़ी लहर की उम्मीद है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो है ही। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। पहले रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और यूपी के सह प्रभारी भी हैं। इसके अलावा मनोज झा हैं, आरजेडी प्रवक्ता, प्रेमचंद मिश्र कांग्रेस के प्रवक्ता और गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद बहुत सारी है। अगर हम सिर्फ अगले 2 दौर को देख लें तो पूर्वांचल की कितनी सारी सीटें यहां पर सामने आ जाती हैं। अभी तो जो सीटें हैं उनमें तो जितना भी बीजेपी गेन करेगी वो उनके लिए फायदा ही होगा, क्योंकि पिछली बार
आप इन सीटों में से नहीं जीत पाए थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अमित शाह को आरोप लगाने पड़ रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है? नरेंद्र मोदी अपने मंच पर श्री राम की तस्वीर भी लगाते हैं और राम का नाम भी लेते हैं। क्या बदल गया है? क्या लहर थोड़ी कम हो रही है? अंजना जी, आप लोग भी दौरा किए होंगे। एक तो ये बात तय था कि केजे राव और सेशन ने जो लेगेसी छोड़ रखी थी इलेक्शन कमीशन को, उसी पर ये चल रहा है कि नहीं, इलेक्शन में अब बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है, और नहीं हो रही थी। फर्स्ट सेकंड फेज में भी देखा गया, उसका प्रभाव था। लेकिन आपको मालूम है, मैं नहीं कर रहा हूं, इतने कंप्लेन किए हैं बसपा ने, भाजपा ने भी। 24 से 30 के चुनाव में 24 तक हम मटेरियल जुटा ही रहे थे कि 30 में झांसी में ऐसा रिगिंग हुआ, पूरे पेपरों में भी आया। तो हम ये मांग कर रहे हैं अगर कि फेयर चुनाव हो, रिगिंग फिर शुरू हो गई, इलेक्शन कमीशन देखे, तो इसको नेगेटिव क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं समझ में। हमने नहीं मांगी कि मेरे को रिगिंग करने दो, हमने कहा कि आप पहले भी लगाते थे, कैमरे लगा दो, पैरामिलिट्री फोर्स पूरे देश से समाप्त हो, चुनाव हो गया, यहां आप लगा करके फेयर चुनाव कराइए। दूसरी बात आपने जो कहा अंजना जी, हमें यहां खोने के लिए जी, मैं श्वेता हूं स्टूडियो में, पूर्वांचल में दौरा कर रहा हूं, इधर का प्रभारी हूं मैं, आपको बता दूं। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, गांव गांव जाइए तो लोग कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी की रैलियों में 2000-4000, आज भी वहां थी मिर्जापुर में, भदोई में परसों तरसों थी 2000 लोग थे। तो हमने लोगों से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले कि भाई देखो ये प्रदेश की सरकार चला रहा है, यहाँ बिजली तो दे, दिल्ली में तो इनको बनाना नहीं है, कांग्रेस ने कबाड़ा कर रखा है। तो आखिर दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आपने चुनाव आयोग की मदद की मुकाबले में देख रहे हैं। रामेश्वर जी, एक तो मैं श्वेता हूं स्टूडियो में इस वक्त, और दूसरा कि आपने चुनाव आयोग की मदद की बात की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से खुश भी तो नहीं है। जिस तरह से श्री राम की तस्वीर लगाई गई रैली के मंच पर, उन चीजों को लेकर तो उन्हें भी आपत्ति हो रही है। हमने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नरेंद्र भाई की घोषणा जब की, करे नहीं, एक बार नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। इन्होंने गुजरात में किया, स्ट्रांग किया। एक मिनट अंजना जी, जरा साउंड बढ़ा दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरे जरा इसीलिए आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं, आपको मेरी आवाज सही नहीं आ रही है, इसलिए आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं। मैं श्वेता हूं स्टूडियो में, और मैं आपसे दो चीजें जानना चाहती थी। अंजना जी, आप बनारस भी आई होंगी, तो यहाँ भी कैंडिडेट जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर मस्जिद जाते हैं, टोपी बदलते हैं। अब चुनाव आयोग देखेगा कि ये सब। चलिए रामेश्वर जी, आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप ठीक से सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मैं इसीलिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ जाऊंगी। प्रेमचंद मिश्र जी, ये स्पष्ट सी चीज है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से इस बात का कंप्लेन लेकर भी आगे बढ़ रही है कि क्यों राम के नाम का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था तो उसमें शुरुआत के पन्नों में जगह नहीं मिली थी इस बात को, और यह बात कही गई थी कि कानूनन जो हो सकेगा मुमकिन वो किया जाएगा। आखिरी लम्हे पर अगर एक बार फिर यह नाम लिया जा रहा है, नाम जुबान पर आ रहा है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, पिछले 24-48 घंटे से अगर आप नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनके भाषण को देखें तो मुझे लगता है कि वो बिहार और उत्तर प्रदेश से काफी निराशा उनको मिली है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहां चुनाव आयोग कुछ है ही नहीं, काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाना, तो यह जो चुनाव में हारने वाला होता है ना, वो आदमी इस तरह का बयान देता है। और आज फैजाबाद में जिस तरह से उन्होंने अपने मंच के बैकड्रॉप में राम भगवान की तस्वीर लगाई, राम मंदिर की तस्वीर लगाई, तो यह तो अपने आप में एक धर्म के प्रतीक चिन्ह का आपने उपयोग किया है और उसको सिंबॉलिक आपने धार्मिक भावना उभारने की कोशिश की है। तो जो चुनाव आयोग के प्रावधानों के तहत यह अपने आप में बिल्कुल गलत और गैर कानूनी काम हुआ है, और इस पर चुनाव आयोग को तो स्वतः संज्ञान लेकर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह पाखंड है कि चुनाव के समय में ही इन्हें श्री राम नजर आते हैं और उसके बाद 5 साल तक इनके लिए राम की कोई उपयोगिता नहीं होती है। पिछले 5-7-10 साल से इन्होंने अपने आप को बदलाव लाने की कोशिश की थी। एक बार अयोध्या के इश्यू पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया, फिर 96 में दिल्ली में सरकार में जब आ भी गए और उनकी सरकार थी। चलिए प्रेमचंद मिश्र जी, हम पुरानी बातों पर नहीं जाते हैं, लेकिन दरअसल आपने आत्मविश्वास की बात कर ली है जी। आपने जो बात आज श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यह अपने आप में उनकी हताशा को दिखा रहा है। चलिए, आप हताशा की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का विश्वास कितना है? अब तक सवाल यह था कि नरेंद्र मोदी की लहर है या नहीं है, लेकिन अब यह सवाल थोड़ा सा बेमानी लगने लगा है। इसलिए आखिरी 2 दौर से पहले हम यह पूछ रहे हैं कि क्या ये जो आखिरी 2 दौर बचे हैं उसमें अग्नि परीक्षा है, ये नरेंद्र मोदी के नाम की जो लहर कथित है उसकी? हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी हैं, मनोज झा, प्रेमचंद मिश्र और गौरव भाटिया जी हैं। मनोज झा जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस ने बहुत आत्मविश्वास दिखाया है अपनी तरफ से कि बीजेपी की हताशा है, इसीलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। कम से कम बिहार की जो स्थिति है वहां पर आप हाथ थामे हुए हैं।
ये सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बल्कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई आप लोगों के लिए है। पिछली बार 2 सीटें इन 7 सीटों में से आप लोगों ने हासिल की थी, इस दफा उम्मीदें और बढ़ रही हैं। देखिए श्वेता जी, ये सिर्फ इन 7 सीटों का नहीं है, पहले चरण से लेकर आखिरी चरण, और आप लोग पत्रकार, आपको सारी सूचनाएं ग्राउंड लेवल से, आपको उनका जो सर्च है वो आपको मिल रही होगी। अगर बिहार ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि अगर आप एक खास किस्म का कॉरपोरेट कैंपेन लगाएं और सोचे कि वो कैंपेन और उसकी भव्यता लोगों को स्वीकार्य होगी, तो बिहार ने उसको अस्वीकार कर दिया है। अभी आप मेरी बात हो सकता है ना माने, लेकिन 16 मई को हम फिर मिलेंगे। खास वजह यह रही है कि इनके पूरे कैंपेन में मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, प्रजातांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की चेष्टा की गई और एक दबदबे की जुबान बोली गई, जिससे लोगों में खौफ हुआ है, सिर्फ एक खास कौम में नहीं, एक बड़े वर्ग में। कल भी ये जब, और फिरोजाबाद में 4 दिन पहले चुनाव आयोग को जिस तरह से ये धमकी की जुबान में बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग का क्रेडिट है कि इतने बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है। हमें भी शिकायत होती है छोटी मोटी, लेकिन हम शिकायतों के निवारण के लिए दस्तखत आवेदन देते हैं। लेकिन अगर कोई ये जुबान बोले कि हम देख लेंगे, आप ऐसा न, आपको इतनी हिम्मत कहां से आई? मैं समझता हूं कि इस तरह की जुबान से लोगों के अंदर यह संवाद गया, अगर इस व्यक्ति के हाथ में देश की सर्वोच्च सत्ता दी गई, तो क्या दल, क्या लोग, हर कौम को लग रहा है कि उसकी भागीदारी प्रभावित होगी। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अक्सर कहा गया कि आरजेडी या समाजवादी पार्टी एक खास कॉम्बिनेशन पे इमर्ज कर रही है। मैं साफ तौर पे आपसे कहूं कि सामाजिक गठबंधन जो हमारा है वो एक इतने व्यापक वर्ग और जाति समूहों का है कि लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। हमें महदूद करते हैं अभी भी 2-3 समूहों में। 16 मई को परिणाम बताएंगे कि जो व्यक्ति अचानक अपने को पिछड़ा कहता है, चाहे आप जातीय गठबंधन को सामाजिक गठबंधन कह दीजिए और उसके बाद जाति के आधार पर बांटने को संप्रदाय के आधार पर बांटने से बेहतर कर दीजिए।